हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर साइट। आज सोशियोलॉजी के लेक्चर में हम सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में से एक अहम तरीन थ्योरी मार्क्सिज्म या कन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम मार्क्सिज्म का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन है। फिर हम मार्क्सिज्म के जो कोर कंसेप्ट्स हैं जैसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, क्लास कन्फ्लिक्ट, बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर, एलिनेशन, आइडियोलॉजी एंड फॉल्स कॉन्शियसनेस, इन पर बात करेंगे। फिर हम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव जो की सोशियोलॉजिकल टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। फिर हम मार्क्सिज्म की सोशियोलॉजी में एप्लीकेशन देखेंगे कि ये कहाँ अप्लाई होती है। फिर हम मार्क्सिज्म पर होने वाली तनकीद पर बात करेंगे। 7वें नंबर पे हम मार्क्सिज्म की आज की कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी में रेलेवेंस देखेंगे कि ये कितनी रेलेवेंट है। वीडियो आगे देखने से पहले नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन प्रेस करें। हम इंट्रोडक्शन की जानिब बढ़ते हैं। तो मार्क्सिज्म सबसे पहले एक सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरी है जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने डेवलप की थी। सोशियोलॉजी में ये एक क्रिटिकल फ्रेमवर्क हमें मुहैया करती है ताकि हम सोशियोलॉजी के अंदर जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी के डायनेमिक्स को, सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझिए। बुनियादी तौर पे मार्क्सिज्म हमें सोसाइटी को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क मुहैया करती है जो इसे दीगर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, दीगर सोशियोलॉजिकल थ्योरी से अलग करती है। ये फोकस करती है कन्फ्लिक्ट्स पे ज़्यादातर, जो सोसाइटी के अंदर को ये दो क्लासेस में तकसीम करती है जिसके बारे में हम आगे तफसील से पढ़ने वाले हैं, यानी क्लास कन्फ्लिक्ट और क्लासेस के आपस में रिलेशन और उससे सामने आने वाले कन्फ्लिक्ट पर ये ज़्यादा जोर देती है। मार्क्सिज्म इंटरप्रेट करती है सोसाइटी को थ्रू द लेंस ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के थ्रू, जो हम आगे तफसील से पढ़ने वाले हैं, और एजर्टिंग द इकोनॉमिक फैक्टर्स फंडामेंटली शेप सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चरल सिस्टम। यानी इनका कुल मिलाकर यही कहना है कि किसी भी सोसाइटी को चेंज करने में, उसको स्ट्रक्चर करने में, उसको समझने में सबसे अहम तरीन किरदार इकोनॉमी का होता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं ये किसी भी सोसाइटी को, किसी भी कल्चर सिस्टम को शेप करते हैं और इकोनॉमी पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। अब हम अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं जो है हु वाज कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कौन थे? कार्ल मार्क्स 1818 में पैदा हुए और 1883 में फौत हो गए। ये एक जर्मन फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट थे। ये जर्मनी के एक इलाके ट्रायर में पैदा हुए। मार्क्स सबसे ज़्यादा दुनिया में मशहूर हैं अपनी थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म के बारे में, जो बुनियादी तौर पे कैपिटलिज्म को क्रिटिक करती है, कैपिटलिज्म पे तनकीद करती है, कैपिटलिज्म सरमायादारी निज़ाम को कहते हैं, और ये एडवोकेट करती है क्लासलेस सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी के बारे में हमें बताती है जिसमें लोग मुख्तलिफ़ क्लासेस में बटे हुए ना हो, मुख्तलिफ़ क्लासेस में डिवाइडेड ना हो, यानी एक क्लासलेस सोसाइटी का कंसेप्ट ये लेके आती हैं। अब अगर हम मार्क्स साहब के ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो 1848 में शाया हुई, और इसमें उनके को आथर थे फ्रेडरिक एंगल्स। उसके बाद दास कैपिटल है जो एनालाइज करती है डायनेमिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज और क्लास स्ट्रगल के बारे में, यानी कि किसी भी सोसाइटी को ये क्लासेस में तकसीम करके समझते हैं, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के डायनेमिक्स को समझने पर ये दास कैपिटल किताब लिखी गई है। मार्क्स बहुत सारे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं जैसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, क्लास कन्फ्लिक्ट है, एलिनेशन है, और ये एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं इकोनॉमिक सिस्टम्स पर जो शेप करते हैं सोसाइटल स्ट्रक्चर्स को और ह्यूमन रिलेशंस को। यानी अगर हम एक निचोड़ निकाले हर बात का तो ये है कि कार्ल मार्क्स या मार्क्सिज्म का ये कहना है कि इकोनॉमी ही सब कुछ है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ही सब कुछ है जो सोसाइटी को, सोसाइटल स्ट्रक्चर्स को शेप करता है, और इसी की वजह से ही ह्यूमन रिलेशंस जो होते हैं वो बनते या बिगड़ते हैं, यानी हर चीज़ इकोनॉमी पर डिपेंड करती है। हिज आइडिया प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड। यानी कार्ल मार्क्स का ये नज़रिया इतना इनकलाबी था कि दुनिया में कई ममालिक इससे मुतासर हो गए, जैसे रशिया में जितने भी इनकलाब आए वो मार्क्सिज्म की वजह से आए, मार्क्स के नज़रियात की वजह से आए। जो सोशलिस्ट जितने भी ममालिक हैं जैसे चाइना है, यानी इन ममालिक में कार्ल मार्क्स की थ्योरीज़ को बहुत ज़्यादा माना जाता है, और यहाँ पे इनकलाबात, क्यूबा वगैरह जैसे ममालिक है, यहाँ पे जितने भी इनकलाबात, रिवोल्यूशंस आ गए, ये कार्ल मार्क्स की सोशलिज़म या मार्क्सिज्म की वजह से आए हैं, और ये शेप करती है सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियालॉजीज़ को। यानी यही आइडियालॉजी कार्ल मार्क्स
का जितना भी काम है वो सारा कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट नज़रियात के गिर्द ही घूमता है। डिस्पाइट कंट्रोवर्सीज, जितने भी इख्तलाफात क्यों ना हो, जितने भी आप तनकीद क्यों ना करें, लेकिन कार्ल मार्क्स वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स इन हिस्ट्री रहते हैं। तारीख में आज तक जितने भी इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स गुजरे हैं उनमें से एक अहम तरीन जो थिंकर्स हैं उनमें से एक कार्ल मार्क्स रहते हैं। अपनी थ्योरीज़ की बदौलत जो उन्होंने फ़िलासफ़ी में दी, सोशियोलॉजी में दी, इकोनॉमिक्स में दी और कई ममालिक में करोड़ों नहीं अरबों लोगों की ज़िंदगी बदलने में कार्ल मार्क्स का किरदार रहा है। अब हम कोर कंसेप्ट्स पर बात करते हैं कि मार्क्सिज्म के कोर कंसेप्ट्स क्या हैं। इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है ये मार्क्सिस्ट थ्योरी का कॉर्नर स्टोन है, यानी इसकी बुनियाद है। ये कहता है कि मटेरियल कंडीशंस ऑफ सोसाइटी जो है, जिनमें मोड ऑफ प्रोडक्शन वगैरह हैं, ये डिटरमिन करती है उस सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट को। यानी किसी भी सोसाइटी को समझना है तो सबसे पहले हमें वहाँ के मोड ऑफ प्रोडक्शन को, इकोनॉमिक बेस को समझना होगा। सोशल चेंजेस जो होती हैं ये रिजल्ट होती हैं जो कंट्रडिक्शंस होते हैं मुख्तलिफ फोर्सेस के बीच, जैसे प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में आते हैं टूल्स और टेक्नोलॉजी, और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन के बीच जितने भी कंट्रडिक्शंस होते हैं, जितने भी इख्तलाफात आते हैं, जितने भी कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, इसकी वजह से ही सोशल चेंजेस आती है। कोई सोसाइटी तब तब्दील हो जाती है जब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जो है और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन के बीच में कन्फ्लिक्ट आ जाए। दूसरा अहम तरीन कंसेप्ट है वो है क्लास कन्फ्लिक्ट। मार्क्स का कहना है कि सोसाइटी हमेशा क्लास स्ट्रगल पर मबनी होती है और सोसाइटी के अंदर हमेशा दो क्लासेस मौजूद होती हैं, जिनमें सबसे पहली क्लास है बोर्जिजी, जो ओनर्स होते हैं प्रोडक्शन के, फैक्ट्रीज़ के, कारखानों के मालिक जो होते हैं, इन्हें बोर्जीज कहते हैं। और उसके बाद प्रोलेटारिएट थे जो वर्किंग क्लास है। और सोसाइटी तब्दील इसी वजह से होती है क्योंकि इन दो क्लासेस के बीच में जो फ़र्क होता है ये कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। यानी हमेशा एक क्लास स्ट्रगल सोसाइटी के अंदर मौजूद रहती है, जिसकी वजह से सोसाइटी में तब्दीलियाँ आती है। मार्क्स का कहना है कि तमाम हिस्टोरिकल जो सोसाइटीज़ थी उनमें क्लास एंटागोनिज़म था, क्लास स्ट्रगल था, क्लास दो क्लासेस के आपस में इख्तलाफात थे, उनके बीच में फ़र्क था, और इसी वजह से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है ये जन्म लेती है। यानी क्लास कन्फ्लिक्ट का बुनियादी कंसेप्ट ये है कि सोसाइटी के अंदर दो क्लासेस मौजूद हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। एक वो है जिनका रिसोर्सेज पर कब्ज़ा है, दूसरे वो है जो उन काबिज़ीन के नीचे काम करते हैं। और जो काबिज़ है, जो कब्ज़ा करने वाले ग्रुप है, उसको बोर्जिज़ी कहते हैं, और जो बेचारे काम करने वाले वर्किंग क्लास है उसको प्रोलेटारियत कहते हैं। तीसरा है हमारे पास बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। मार्क्स डिवाइड करते हैं सोसाइटी को इकोनॉमिक बेस पे और सुपर स्ट्रक्चर में। इकोनॉमिक बेस क्या है? मीन्स एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जो है ये इकोनॉमिक बेस है, और सुपर स्ट्रक्चर ये है कल्चर है, इंस्टीट्यूशंस है, पॉलिटिक्स है और आइडियालॉजी है। द बेस जो है, इकोनॉमिक बेस जो है ये शेप करती है हर चीज़ को। ये सुपर स्ट्रक्चर जितने हैं उन सबको शेप करती है। जैसे आपकी इकोनॉमी है, यही आपके कल्चर को शेप करेगी। आपकी इकोनॉमी जो है ये आपकी इंस्टीट्यूशंस को शेप करेगी। आपकी इकोनॉमी जो है ये पॉलिटिक्स को शेप करेगी। जो आपकी इकोनॉमी है वहीं आपकी आइडियालॉजीज़ को भी तब्दील करती है, उनको रीइंफोर्स करती है, और यानी सब कुछ आपकी इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। चौथा पॉइंट हमारे पास है एलिनेशन। एलिनेशन अकर व्हेन वर्कर्स आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर लेबर। यानी जब एक बंदा जो वो काम कर रहा है उस काम से खुद डिसकनेक्ट हो जाए तो उसको एलाइनेशन कहते हैं। यानी वर्कर्स काम तो कर रहे होते हैं लेकिन काम से उतना फ़ायदा नहीं हासिल करते हैं जितना वो काम कर रहे होते हैं। यानी मेहनत उनकी ज़्यादा होती है लेकिन आमदन कम होती है। जब ये डिसकनेक्शन आ जाती है उनकी आमदन और उनके काम के बीच में, तो उस स्टेट को एलाइनेशन कहते हैं। मार्क्स कहते हैं कि ये एलाइनेशन जो है ये सिर्फ एक यानी अपने काम से नहीं होती है, बल्कि ये एलाइनेशन लेबर प्रोसेस के ज़रिए भी हो सकती है। फेलो वर्कर्स से भी बंदा दूर हो सकता है, और अपने ह्यूमन पोटेंशियल जो है उससे भी अगर दूर हो जाए तो एलाइनेशन जन्म लेती है। मार्क्स कहते हैं कि ये एक इनहेरेंट फीचर है कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ का कि वहाँ पे एलाइनेशन हर सूरत मौजूद होगी। जहाँ पे लेबर जो है ये एक ज़रिया बन जाता है किसी गोल को हासिल करने का, वो खुद गोल नहीं होता है। यानी ये एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी बनने के बजाय सिर्फ एक मीन्स बनता है, एक आला बनता है मजदूर, जो कोई अमीर आदमी, कोई बोर्जजी अपने मकासद को हासिल करने के लिए उसे इस्तेमाल करता है। पांचों हमारे पास है आइडियोलॉजी एंड फॉल्स कॉन्शियसनेस। मार्क्सिज्म का कहना है कि रूलिंग क्लास जो है ये अपनी आइडियोलॉजीज को
प्रोपेगेट करती है ताकि वो जस्टिफाई कर सके और मेंटेन रख सके अपनी डोमिनेंस। यानी जो रूलिंग क्लास है वो अपनी ताकत को, अपने इख्तियार को बरकरार रखने के लिए फेक आइडियालॉजीज़ को प्रोपेगेट करती है और लोगों को ये प्रोपेगेंडा के ज़रिए बताती है कि जो तुम कर रहे हो ये ठीक है, दुनिया में यही होता आया है। इसके ज़रिए वो जस्टिफाई करते हैं अपनी एक्सप्लॉयटेशन को जो वो मजदूरों की कर रहे होते हैं, और उसके साथ अपनी डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए यानी मीडिया के ज़रिए, क्योंकि हर चीज़ पे रूलिंग क्लास का कब्ज़ा होता है, तो उनको ये आसानी होती है कि वो जो वर्किंग क्लास से उनको प्रोपगेट करे, उनको अपने इशारों पे नचाए और उन तक सिर्फ वही चीज़ें पहुँचने दे जो ज़रूरी हैं, उनको गैर ज़रूरी चीज़ों से बचाती है। दीज आइडियालॉजीज़ क्रिएट फॉल्स कॉन्शियसनेस, यानी ये गलत किस्म का शऊर पैदा करते हैं वर्किंग क्लास के अंदर, और उनको रोकते हैं कि वो एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज़ ना उठाए, उनको रोकते हैं कि वो बोर्जियस के खिलाफ ना जाए। यानी मीडिया को ये एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करती है रूलिंग क्लास, ताकि वर्किंग क्लास की एक्सप्लॉयटेशन कर सके, वर्किंग क्लास को अपने कदमों पे खड़ा होने ना दे सके और वर्किंग क्लास को बोर्जियस के खिलाफ, रूलिंग क्लास के खिलाफ जाने से रोक सके। मार्क्सिज्म पर्सपेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पर्सपेक्टिव हमारे पास आता है इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन का, यानी इकोनॉमी को हद से ज़्यादा अहमियत हासिल है मार्क्सिज्म में। मार्क्सिज्म इकोनॉमी को फाउंडेशन कहता है तमाम सोसाइटल स्ट्रक्चर्स की, यानी एक सोसाइटी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स है, पॉलिटिक्स है, रिलीजन है, एजुकेशन है या फैमिली है, इन सब की फाउंडेशन कार्ल मार्क्स और मार्क्सिज्म के नज़दीक क्या है, ये है इकोनॉमी। इकोनॉमी को ये हर चीज़ की फाउंडेशन मानते हैं। उसके बाद क्रिटिक्स इन पे ये तनकीद करते हैं कि ये पर्सपेक्टिव जो है ये अंडर एस्टिमेट करता है कल्चर को, एजेंसी, यानी कि एक कल्चर का जो रोल होता है, उसकी जो एजेंसी होती है, उसको ये बिल्कुल देखता भी नहीं है, सिर्फ इकोनॉमी पे जोर देता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है रिलीजन। रिलीजन रिलीजन में ये है कि मार्क्स का एक कोट बहुत ज़्यादा मशहूर है कि जो रिलीजन है ये ओपियम ऑफ पीपल है, ये हशीश है, ये नशा है, ये मज़हब का नशा अमीर लोग गरीबों को करवाते हैं और उसके बाद उन्हें कोई होश नहीं रहता वर्किंग क्लास को, और रूलिंग क्लास उनको एक्सप्लॉइट करती रहती है। उसके बाद एजुकेशन आती है। कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव से ये है कि एजुकेशन सिस्टम ये रिप्रोड्यूस करता है क्लास इनइक्वालिटीज़ को बाय ट्रांसमिटिंग द आइडियालॉजी ऑफ द रूलिंग क्लास, यानी हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा बनाया है रूलिंग क्लास ने कि उसके ज़रिए वो हमेशा रूल उनका बरकरार रहे, उनकी डोमिनेंस बरकरार रहे, और क्लास इनक्वालिटी जो है अमीरों और गरीबों में वो हमेशा बरकरार रहे, वो आपस में ब्रिज ना हो सके, वो आपस में मिल ना सके। और क्लास जो इनक्वालिटीज़ है इनको हमारा एजुकेशन सिस्टम लागू करता है, हमारे तालीमी निज़ाम ऐसा बनाया गया है कि रूलिंग क्लास हमेशा रूल करती रहे, वर्किंग क्लास हमेशा वर्क करती रहे। उसके बाद फैमिली, मार्क्सिस्ट एनालाइज द फैमिली इज यूनिट देयर सपोर्ट्स कैपिटलिज्म, यानी फैमिली एक ऐसी यूनिट है जो सरमायादारी को सपोर्ट करती है बाय रिप्रोड्यूसिंग लेबर पावर। अब फैमिली की वजह से ही लोग पैदा होते हैं, वो लेबर पावर ज़्यादा बढ़ती जाती है कैपिटलिस्ट की, और सोशलाइजिंग चिल्ड्रन इनटू एक्सेप्टिंग क्लास हायरार्की, यानी कि आपकी फैमिली हमेशा आपको आपके नॉर्म्स और वैल्यूज़ के खिलाफ जाने से हमेशा रोकती है, आपको कुछ नया करने नहीं देती, आपको एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आवाज़ उठाने नहीं देती। इसके नतीजे में आप एक यूनिट बन जाती है आपकी फैमिली, जो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट कर रही होती है, जो सरमायादारों को सपोर्ट कर रही होती है, जो उनके लिए लेबर पावर यानी कि बढ़ा रही होती है, पैदा कर रही होती है। इसकी वजह से कैपिटलिज्म जो होता है वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, और लेबर क्लास जो है, वर्किंग क्लास जो है, वो हमेशा एक्सप्लॉइट होती रहती है। पांचवा पॉइंट हमारे पास है स्टेट एंड पावर, यानी स्टेट को भी मार्क्स एक टूल के तौर पर देखता है जिसके ज़रिए रूलिंग क्लास जो है ये डिज़ाइन और मेंटेन करती है अपनी डोमिनेंस को, यानी जो रियासत है, जो हुकूमत है, जो ताकत है, ये हमेशा रूलिंग क्लास के हाथ में रहे। इसके लिए स्टेट के अंदर एक रियासत के जितने सुतून होते हैं, आपके कानून बनाने के जितने इदारे होते हैं, कानून को इन्फोर्स करने के जितने इदारे होते हैं, ये सारे, उनको कानून को एग्जीक्यूट करने के जितने इदारे होते हैं, ये सारे मिलकर रूलिंग क्लास को सपोर्ट करते हैं और रूलिंग क्लास के डोमिनेंस को बरकरार रखते हैं। अब हम एप्लीकेशन पर बात करते हैं कि मार्क्सिज्म की एप्लीकेशन क्या है। तो इसमें सबसे पहले कन्फ्लिक्ट थ्योरी, मार्क्सिज्म का फाउंडेशनल जो काम है वो है कन्फ्लिक्ट थ्योरी। इसकी फाउंडेशन कन्फ्लिक्ट थ्योरी पे रखी गई है, जो एग्जामिन करती है कि कैसे पावर स्ट्रगल सोसाइटल स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस को शेप करती है, यानी कि कैसे अमीरों और गरीबों के बीच में फ़र्क जो होता है ये सोसाइटी को दो हिस्सों में तकसीम करता है, सोसाइटी को नए तरीके से शेप करता है, सोसाइटल स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस को एक नए तरीके से शेप करता है। ये जोर देती है कि सोसाइटल चेंज जो है ये हमेशा
कन्फ्लिक्ट बिटवीन डोमिनेंट एंड सब ऑर्डिनेट ग्रुप्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है उसकी वजह से ही सोसाइटी में तब्दीली आती है। यानी अगर ये गैप कभी बढ़ जाए तो तब्दीली आती है, कभी जो कन्फ्लिक्ट होता है डोमिनेंट और सबऑर्डिनेट क्लास में, रूलिंग और वर्किंग क्लास के बीच में, जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं यही बुनियाद होते हैं किसी भी सोसाइटी में चेंज के। क्रिटिकल थ्योरी, द फ्रैंकफर्ट स्कूल ने मार्क्सिज्म के काम को फर्दर एक्सटेंड कर दिया है और इनका कहना है कि जो कल्चरल क्रिटिसिज्म है ये इन्होंने शामिल की है और ये एनालाइज करती है कैसे मैस मीडिया जो है और जो किसी भी सोसाइटी में जो कल्चर होता है वो कंट्रीब्यूट करता है परपेचुएशन ऑफ कैपिटलिस्ट आइडियालॉजीज़ को सपोर्ट करने के लिए। यानी मास मीडिया जो है, कल्चर जो है, पुरानी जो नॉर्म जो हैं, पुरानी जो वैल्यूज़ हैं, ये कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं कैपिटलिज्म को फ़रोग देने में, कैपिटलिज्म को मज़ीद फर्दर प्रोग्रेस देने में, कैपिटलिज्म को फोस्टर करने में। उसके बाद तीसरे नंबर पे है वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी। Emmanuel Wallerstein's world system theory builds on Marxism by examining global inequalities पूरी दुनिया में। अब ये एक मुल्क, एक रियासत की बात नहीं कर रही है, ग्लोबल इनक्वालिटीज़ की बात कर रही है और नेशंस को डिवाइड करती है। जो सबसे अहम तरीन है, जो सबसे मजबूत रियासतें हैं, जैसे अमेरिका है, जैसे चाइना है, जैसे रशिया है, जैसे फ्रांस है, इनको कोर ममालिक में तकसीम, कोर नेशंस में तकसीम। उसके बाद वो ममालिक जो अभी तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, सेमी पेरिफेरी, और जो पेरिफेरी रीजन्स है जो अभी बिल्कुल ग्रो ही नहीं कर सके, जैसे अफ्रीका के ममालिक है। तो ये पूरी जो ग्लोबल एक वर्ल्ड है इसको डिवाइड करती है इन तीन कैटेगरीज में, कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी रीजन्स में, ग्लोबल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बुनियाद पर। ये यानी कि इनका ये कहना है कि पूरी दुनिया ही कैपिटलिस्ट निज़ाम पे चल रही है। इसमें तीन क्लासेज हैं, कोर, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी रीजन्स। अब हम मार्क्सिज्म पर होने वाली तनकीद की बात करें तो सबसे पहले इकोनॉमिक रिडक्शन। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट मार्क्सिज्म ओवर एम्फसाइजेस, हद से ज़्यादा तवज्जो देती है रोल ऑफ इकोनॉमिक्स पे। यानी कि ये मार्क्सिज्म का कहना है कि सोसाइटी को शेप करने में सबसे ज़्यादा अहम तरीन किरदार इकोनॉमी का होता है। इस वजह से ये नेगलेक्ट करती है अदर फैक्टर्स को जो सोसाइटी को शेप करते हैं, मसलन कल्चर हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इंडिविजुअल एजेंसी हो गई। यानी अगर एक कल्चर में तब्दीली आती, एक सोसाइटी में तब्दीली आती है, कोई नई चेंज आती है, तो उसके पीछे ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक वजूहात, तो कल्चर भी हो सकता है, पॉलिटिक्स भी हो सकती है, इंडिविजुअल एजेंसीज किसी एक बंदे की वजह से तब्दीली आए। तो मार्क्सिज्म का कहना है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ डिपेंड करता है इकोनॉमी पे। दूसरा नंबर पे हमारे पास इस पे तनकीद है रिवोल्यूशनरी प्रेडिक्शंस। मार्क्स का ये कहना था कि अगले कुछ सालों में पूरी दुनिया में जो मज़दूर हैं वो अपने कैपिटलिस्ट के खिलाफ, बोर्जीज के खिलाफ, रूलिंग क्लास के खिलाफ उठ खड़े होंगे, मज़दूर अपना हक लेंगे और कैपिटलिज्म को नस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ ममालिक में ये अगरचे कामयाब हुई, लेकिन बाद में वहाँ पर भी मार्क्सिज्म और सोशलिज्म जो थी वो वहाँ पर भी कोलैप्स कर गई। तो इनका ये कहना है कि ये थ्योरी इतनी ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी नहीं है, इसमें ये एप्लीकेबल नहीं है जो इनका मार्क्स का कहना था कि पूरी दुनिया में मज़दूर खड़े होंगे अपने उनकी एक्सप्लॉयटेशन करने वाले रूलिंग क्लास के खिलाफ। ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद नेगलेक्ट ऑफ जेंडर एंड रेस। ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर ओवरलुकिंग इश्यूज ऑफ जेंडर एंड रेस, फोकसिंग प्रीडोमिनेटली ऑन क्लास कॉन्फ्लिक्ट। यानी ये जेंडर इशूज जो है, रेस इशूज जो हैं, इन पे तवज्जो नहीं देती है, हमेशा अमीर और गरीब के बीच में कन्फ्लिक्ट को सबसे ज़्यादा तवज्जो देती है। अब हम आज के दौर में रेलेवेंसी की बात करें कि मार्क्सिज्म किस हद तक कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी में रेलेवेंट है, तो अगरचे इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, लेकिन उस तनकीद के बावजूद मार्क्सिज्म एक वाइटल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है सोशियोलॉजी में। ये कई टूल्स हमें मुहैया करता है सोसाइटी को एनालाइज करने के, जैसे ग्लोबल इनक्वालिटी हमें बताता है कि कैसे दुनिया में रियासतें अपनी दौलत की वजह से मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड है। फिर दुनिया में कई लेबर मूवमेंट्स चली कई ममालिक में, यानी मार्क्सिज्म की वजह से मज़दूरों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। कई लेबर मूवमेंट चली, मज़दूरों के जो वर्किंग आवर्स थे उनको कहीं पे 16 घंटे, कहीं पे 12 घंटे थे, उनको कम करके 8 घंटे किया गया, और ये सब। उसके बाद कल्चरल स्टडीज़ एग्जामिनिंग कैसे ये हमें बताती है कि मीडिया जो है या आइडियालॉजी जो है ये कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट सिस्टम्स को फ़रोग देते हैं। हमारा मीडिया जो है ये कैपिटलिस्ट की पैदावार है और ये हमेशा कैपिटलिस्ट के जो आइडियालॉजीज़ है उनको प्रोपेगेट करता है। और मॉडर्न adaptations of Marxism such as neo-Marxism and post-Marxism address its limitations by integrating insight from feminism, postmodernism and other disciplines। अब अगर हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करें तो हमारे पास ये खुलासा आता है कि मार्क्सिज्म एक ऐसी थ्योरी है
जो हमें बताती है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जितनी भी तब्दीलियां आती हैं उनके पीछे सबसे अहम तरीन किरदार वहाँ के इकोनॉमी का होता है। इकोनॉमी ही वो चीज़ है जो किसी भी सोसाइटी में कल्चर में तब्दीली का सबब बनती है। ये हमें बताती है कि सोसाइटी दो क्लासेस के बीच में डिवाइड है, एक वो जो अमीर है, दूसरे वो जो गरीब है, एक वो जो रूलिंग क्लास है, दूसरे वो जो वर्किंग क्लास है, एक वो जो बॉर्जेसी है, दूसरे वो जो प्रोलेटारियत है। और हमेशा जो रूलिंग क्लास जो है, जो बॉर्जेसी जो हैं, ये डोमिनेंट करते हैं और वर्किंग क्लास का इस्तेहसाल करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ये थ्योरी जोर देती है क्लास कन्फ्लिक्ट में और सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज़ को कि ये कैसे एक बना बनाया खेल रचाया है कैपिटलिज्म ने और उसके अंदर हम फंसे हुए हैं। हमारा मीडिया जो है वो कैपिटलिस्ट है और वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज़ को फ़रोग देता है, उनको प्रोपगेट करता है। और अगर ये इनका कहना है कि अगर दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनानी है, लोगों का इस्तेहसाल, उनकी एक्सप्लॉइटेशन बंद करनी है, तो उसके लिए हमें एक क्लासलेस सोसाइटी की तरफ जाना होगा। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई क्लास ना हो, जिसमें जो ज़राए जो हैं प्रोडक्शन के वो सारे हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम हो और तमाम लोग बराबर हों, यकसा हों, कोई अमीर कोई गरीब ना हो। दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो ऐसे ही मज़ीद लेक्चर्स के लिए नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन प्रेस करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया।